Welcome to Ronak's World. In this video, we are going to talk about private banks कि क्या प्राइवेट बैंक्स में रैली आने वाली है, अगर रैली आने वाली है तो कौन से की पॉइंट्स हैं कि रैली आएगी, और क्या प्राइवेट बैंक्स यहाँ से डबल हो सकते हैं, कौन से की रीज़न्स होंगे। इस वीडियो में हम जिस भी स्टॉक की एग्जांपल लेंगे, डिस्कस करेंगे, वो हमारी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम HDFC बैंक की बात करते हैं। आप देख रहे हो कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये 4-5 बैंक हैं जो मार्केट लीडर हैं प्राइवेट बैंक इंडस्ट्री में, क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी समय से इस बिज़नेस में है। तो किसी भी प्राइवेट बैंक की या किसी भी बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी होती है वो है NPA। तो ये NPA क्या है और इसमें हम इंटरेस्ट क्यों नहीं देखते। इसमें जो हम देखते हैं, जो नोट करते हैं प्राइवेट बैंक्स में, वो नेट प्रॉफिट को नोट करते हैं। वो क्यों? नेट प्रॉफिट एंड NPA, ये दो चीज़ हम इम्पोर्टेंस देती हैं इन दोनों को। क्यों? अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक की अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट इनका इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट होता है वो है रेवेन्यू, यानी कि सेल्स। इस कंपनी ने सेल्स कितनी दी है, इस बैंक ने सेल्स कितनी दी है, तो वो लगातार इंक्रीज़ होती हुई दिखाई पड़ी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। हम इसका इंटरेस्ट क्यों नहीं नोट करते? क्योंकि बैंकिंग बिजनेस जो है वो लैंड करने का बिजनेस है। बैंक लोगों से पैसे लैंड कर लेता है और उन्हें इंटरेस्ट देता है, और बाकी लोगों को लोन देता है और उनसे इंटरेस्ट लेता है। इसलिए हम इस इंटरेस्ट को फैक्टर नहीं मानते फंडामेंटल एनालिसिस में, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये डिक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेस्ट अगर कोई और कंपनी होती तो हम इंटरेस्ट इंक्लूड करते हैं, बट बैंकिंग में क्योंकि बैंकिंग का सारा काम इंटरेस्ट पे ही चलता है तो इंटरेस्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या इंक्लूड करेंगे? हम रेवेन्यू इंक्लूड करेंगे और नेट प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे। तो इनका नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, राइट। सिमिलर है 17,000, बट हाईएस्ट एवर है अभी तक। कि हम बैंकिंग कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट नोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो तीसरा फैक्टर है, वो है NPA। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्राइवेट बैंक्स में रैली क्यों आ सकती है, कौन सा ऐसा की पॉइंट है। तो अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएं और चार्ट डिस्कस करें तो देखें तो HDFC बैंक जो है वो अभी जिस प्राइस पे है 3.5 साल पहले उसी प्राइस पे था। तो इस बैंक ने, इस लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। इसी तरह अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक ने जो अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 3-3.5 साल पहले उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। तो इस बैंक ने भी कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो अभी मार्केट नीचे आया हुआ है और इलेक्शन का टाइम है। जब ये इलेक्शन ओवर होंगे और मार्केट को रिज़ल्ट फेवरेबल लगेंगे तो सबसे बड़ी रैली प्राइवेट बैंक्स में हमें देखने को मिल सकती है। तो किन बैंक्स में हमें फोकस करना चाहिए, और NPA को भी डिस्कस करेंगे। तो किन बैंक्स को डिस्कस करना चाहिए, इससे पहले हम NPA को समझ लेते हैं। अब जो NPA है,
उसका मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब कि ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिससे हमें कोई इनकम नहीं आ रही है। ये कैसे होता है? अगर हाई एनपीए है तो वो बुरा क्यों है, अगर लो एनपीए है तो वो अच्छा क्यों है? मान लो कोटक महिंद्रा बैंक ने किसी पर्सन को मान लीजिए 10 लाख का लोन दिया, मान लीजिए 5 इयर्स टाइम के लिए दिया, तो वो 10 लाख का लोन दिया 5 साल के लिए, तो उस पर्सन को मान लीजिए 15 लाख रिटर्न करने थे। कोटक महिंद्रा बैंक ने 10 लाख का लोन दिया किसी पर्सन को 5 साल के लिए 15 लाख का, बट उस पर्सन ने सिर्फ 2 लाख ही रिटर्न किए और बाद में वो गायब हो गया, उसका कोई ट्रेस नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बैंक को कितने लाख का घाटा हुआ? 13 लाख का घाटा हुआ। अब ये जो 13 लाख है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाकर जुड़ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम बोलते हैं कि लो एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर लो होगा तो वो बैंक अच्छा होगा। अगर कोई बैंक अपना एनपीए लगातार कम कर रहा है तो वो बैंक अच्छा है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का एनालिसिस करते समय एनपीए को हम सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं। और दूसरा फैक्टर होता है रेवेन्यू, कि उसने ग्रोथ की है या नहीं की है। और तीसरा फैक्टर होता है नेट प्रॉफिट। अभी हमें किस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब कौन सा बैंक अच्छी रिटर्न दे सकता है? अगर हम screener.in पर जाएं, screener.in खोलेंगे और उसमें से कोई भी किसी भी बैंक का नाम टाइप करेंगे, मान लीजिए HDFC बैंक का नाम टाइप किया, HDFC बैंक के नाम टाइप करने के बाद पीएस में जाएंगे इसमें, और इंडस्ट्री में जाकर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में जाएंगे तो हमें 29 रिजल्ट फाउंड होंगे। टोटल 29 प्राइवेट बैंक्स लिस्टेड हैं, वो फाइंड आउट होंगे। तो किस किस बैंक में हम फोकस कर सकते हैं? मैं कहता हूँ जो भी बैंक अपनी बुक वैल्यू के नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं हम उसमें फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट लीडर चल पड़ेंगे, ये मार्केट लीडर है क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग इंडसइंड बैंक। अगर ये बैंक चल पड़ेंगे तो बाकी के साथ भी चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी बुक वैल्यू से या तो लो होंगे जहाँ अपनी बुक वैल्यू के नज़दीक होंगे। मेरा मानना ये है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जब रैली आएगी तो जो प्राइवेट बैंक अपनी बुक वैल्यू के नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं, उनका जो टारगेट होना चाहिए, उनका जो प्राइस होना चाहिए अपनी बुक वैल्यू से डबल होना चाहिए। तो हमें कौन से बैंक फाइंड आउट करने हैं? हमें ऐसे बैंक फाइंड आउट करने हैं, प्राइवेट बैंक्स, जिनका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और एनपीए लोएस्ट एवर है। ठीक है, और जो बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो कौन से बैंक पे फोकस करना चाहिए हमें? सबसे पहले बात करते हैं आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक में हम जाते हैं तो इसकी बुक वैल्यू है 226, इसका डबल होता है 452। अभी ये ट्रेड कर रहा है 250 पे, 452 इसका टारगेट हो सकता है। वाई? क्योंकि ये बुक वैल्यू के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो मैंने क्या बोला कि बुक वैल्यू का डबल होना चाहिए, डबल है 452, अभी 250 पे ट्रेड कर रहा है, तो 452 आने में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर हम इसके एनपीए की बात करें तो इसका एनपीए लगातार कम हुआ है, लगातार।
और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है और हाईएस्ट एवर सेल्स है, तो ये बैंक क्यों नहीं बढ़ेगा। अगर हम दूसरे बैंक की बात करें तो डीसीबी बैंक, डीसीबी बैंक की बुक वैल्यू है 146 और इसका प्राइस है 129 यानी कि 130 और इसका सीधा सीधा प्राइस निकल के आता है 292। अभी कहाँ पे है 129, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपके लिए एक होमवर्क है कि आपने ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने हैं, बैंकिंग स्टॉक जो रेवेन्यू जिनका हाईएस्ट एवर है, एनपीए लोएस्ट एवर है और जिनका नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।